आज रोहन का फोन आया कि लता माँ बनने वाली है तो मेरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। माँ और बाबूजी के साथ मेरे देवर भी तरह तरह के मंसूबे बनाने लगे और मैं सोचने लगी कि इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे अंदर से होते नहीं, और जो बाहर से भोले भाले दिखते हैं स्वभाव से भी वैसे हो यह जरूरी नहीं। लता मेरी सबसे छोटी ननद है। मेरी आंखों के सामने उसकी बचपन की तस्वीर घूमने लगी और मेरा मन 16 साल पीछे की बातों को याद करने लगा। मैं इस घर में बहू बनकर जब आई थी तब मेरे दोनों देवर व ननद छोटे छोटे थे। मेरे पति सबसे बड़े थे, उनमें व बाकी भाई बहनों में उम्र का काफी फासला था। हमारी शादी के दूसरे दिन ही मौसी सास ने मजाक में कहा था, बहू तुम्हें पता है कि तुम्हारे पति व अन्य भाई बहनों में उम्र का इतना अंतर क्यों है। तुम्हारे पति के जन्म के बाद मेरी दीदी ने सोचा थोड़ा आराम कर लिया जाए, और इतना कहकर वह जोर का ठहाका मारकर हंस पड़ी थी। नई नई भाभी पाकर मेरे छोटे छोटे देवर तो मेरे आगे पीछे चक्कर काटते और मेरा आंचल पकड़कर घूमते रहते थे। पर मैंने गौर किया कि मेरी सबसे छोटी ननद लता, जो लगभग 7 साल की थी, मेरे सामने आने से कतराती थी। यदि वह कभी हिम्मत करके पास आती भी तो उसके भाई उसे झिड़क देते थे। यहाँ तक कि माँ जी भी हमेशा उसे अपने कमरे में जाने को बोलती। लता मुझे सहमी सी नजर आती। शादी के कुछ दिन बाद घर मेहमानों से खाली हो गया था, कोई काम नहीं था तो सोचा कमरे में पेंटिंग ही लगा दूँ। मैं अपने कमरे में पेंटिंग लगा रही थी कि देखा लता चुपचाप मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई है। मुझे इस तरह उसका चुपचाप आना अच्छा लगा। आओ लता, तुम अपनी भाभी के पास नहीं बैठोगी? तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? मैं उससे प्यार से अभी कुछ पूछ ही रही थी कि मेरा बड़ा देवर विनोद आ गया और लता की ओर देखकर बोला, अरे भाभी यह क्या बातें करेगी, इतनी बड़ी हो गई है पर इसे तो ठीक से बोलना तक नहीं आता। विनोद ने बड़ी आसानी से यह बात कह दी। मैंने देखा कि लता का खिला चेहरा बुझ सा गया। मैंने सोचा कि इस बारे में विनोद को कुछ नसीहत दूं, पर तभी माँ जी मेरे कमरे में आ गई और आते ही उन्होंने भी लता को डांटते हुए कहा, तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है, जा जाकर पढ़ाई कर। लता अपने मन के सारे अरमान लिए चुपचाप वापस अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद माँ जी बोली, देखो बहू, मैंने तुम्हारे लिए यह साड़ी खरीदा है, और वह मुझे साड़ी दिखाने लगी, पर मेरा मन लता पर ही लगा रहा। शाम को जब यह घर आए तो चाय नाश्ते के समय मैंने इनसे पूछा, आप एक बात बताएं कि यह लता इतनी डरी सहमी सी क्यों रहती है। यह गौर से मुझे देखते हुए बताने लगे कि वह साफ साफ बोल नहीं पाती। दरअसल लता ने बोलना ही देर से शुरू किया और 7 साल की होने के बावजूद हकला हकला कर बोलती है। आजकल तो कितनी मेडिकल सुविधाएं हैं, आप लता को किसी स्पीच थेरेपिस्ट को क्यों नहीं दिखाते? उस समय उन्होंने मेरी बात हवा में उड़ा दी, पर मैंने मन ही मन सोचा कि मैं खुद लता को दिखाने के लिए किसी स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाऊंगी। इस बारे में जब मैंने बाबूजी से बात की तो उन्होंने भी कोई उत्सुकता नहीं दिखाई, लेकिन उन्होंने सीधे मना भी नहीं किया। अगले हफ्ते मैं लता को लेकर शहर की एक लोकप्रिय स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेकर गई। थोड़ी देर बाद जब थेरेपिस्ट लता का विश्लेषण करके बाहर आई तो बोली, इसका हकलाकर बोलना उतनी परेशानी की बात नहीं है जितना इसके व्यक्तित्व का दवा होना। इसे लोगों के सामने आने में घबराहट होती है क्योंकि लोग इसके हकलाने का मजाक उड़ाते हैं। इसी से यह खुलकर नहीं रहती और ना ही बोल पाती है। मैं लता को लेकर घर चली आई। मैंने निश्चय किया कि लता को लेकर मैं बाहर निकला करूंगी, उसे अपने साथ घुमाने ले जाया करूंगी, और उस दिन से मैं लता पर और ज़्यादा ध्यान देने लगी। मैंने लता के व्यक्तित्व को निखारने की जैसे कसम खा ली थी। इसके नतीजे जल्दी ही हम सबके सामने आने लगे। उस दिन तो घर में खुशी की लहर ही दौड़ गई जब लता अपने स्कूल में कविता प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार लेकर घर आई थी। समय पंख लगाकर कितनी तेजी से उड़ गया पता ही नहीं चला। मेरे सभी देवरों की शादी हो गई, अब घर में बस लता ही थी। उसने भी बीए कर लिया था। हम लोग उसकी शादी के लिए लड़का देख रहे थे। जल्द ही लड़का भी मिल गया जो इंजीनियर था। परिवार के लोगों ने बड़ी धूमधाम से लता की शादी की। शादी के बाद के कुछ महीनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि लता की आवाज़ में खुशी नहीं झलकती। मैंने पूछा भी पर उसने कुछ बताया नहीं, और शादी के केवल 1 साल बाद ही लता अकेले मायके वापस आ गई। उसके बुझे चेहरे को देखकर हम सभी परेशान रहते थे। मैंने सोचा भी कि कुछ दिन बीत जाए तो उसके ससुराल फ़ोन करूं, क्या पता पति पत्नी में खटपट हुई हो। 10 दिन बाद जब मैंने लता के ससुराल फ़ोन किया तो उसकी सास व पति के जवाब सुनकर सन रह गई। मेरा तो एक ही बेटा है,
आपने हमसे झूठ बोलकर शादी की और अपनी तोतली बेटी हमें दे दी। उस पर वह बाँझ भी है। मैं तो सीधे तलाक के पेपर भिजवाऊँगी। इतना कहकर लता की सास ने फ़ोन काट दिया। घर में सन्नाटा छा गया। माँ जी ने मुझे भी कोसना शुरू कर दिया। मैं कहती थी कि यह कभी ठीक नहीं होगी। तुम्हारे उस स्पीच थेरेपी जैसे चोचलों से कुछ होने वाला नहीं है। लो देखो, अब रखो अपनी छाती पर इसे ज़िंदगी भर। मुझे लता की सास की बात सुनकर उतना दुःख नहीं हुआ जितना कि अपनी सास की बातों से हुआ। दरअसल लता एकदम ठीक हो गई थी, पर नए माहौल में एकाध शब्द पर थोड़ा अटकती थी, जो कि पता नहीं चलता था। पर उसके ससुराल वालों ने उसे कैसे बाँझ करार दे दिया, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या 1 साल ही पर्याप्त होते हैं किसी स्त्री की मातृत्व क्षमता को नापने के लिए? खैर, बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। आखिर तलाक हो ही गया। इसके बाद लता एकदम चुप सी रहने लगी, जैसे कि मेरे शादी के समय थी। बंद कमरे में रहना, किसी से बातें न करना। एक दिन मैंने जिद करके लता को अपने साथ बाहर चलने के लिए यह सोचकर कहा कि घर से बाहर निकलेगी तो थोड़ा बदलाव महसूस करेगी। रास्ते में ही पड़ोस की मौसी का बेटा रोहन मिल गया। उसने मुझे रोककर नमस्कार किया और बोला, भाभी, मुझे दिल्ली में अच्छी नौकरी मिल गई है और कंपनी वालों ने रहने के लिए फ्लैट दिया है। किसी दिन मम्मी से मिलने के लिए आप मेरे घर आइए ना। ठीक है भैया, किसी दिन मौका मिला तो आपके घर जरूर आऊंगी। इतना कहकर मैं लता के साथ बाजार चली गई। एक दिन मैं मौसी के घर गई। उनका घर परिवार अच्छा था, अपना खुद का कारोबार था। मैंने बातों ही बातों में मौसी से लता का जिक्र किया तो वह बोल पड़ी, अरे उस बच्ची की अभी उम्र ही क्या है, कहीं दूसरी शादी करा दे तो ठीक हो जाएगी। लेकिन मौसी, कौन थामेगा उसका हाथ? अब तो उस पर बांझ होने का ठप्पा भी लग गया है। मैंने उसके तमाम मेडिकल चेकअप कराए हैं, पर उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। इतना कहते कहते मेरा गला जैसे भरा गया। मैं कैसा हूँ आपके घर का दामाद बनने के लिए? रोहन बोला तो मैंने उसे डांट दिया कि यह मजाक का वक्त नहीं है। भाभी, मैं मजाक नहीं, सच कह रहा हूँ। मैं लता का हाथ थामने को तैयार हूँ, बशर्ते आप लोगों को यह रिश्ता मंजूर हो। मेरा मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। आश्चर्य से मैं मौसी की ओर पलटी तो मुझे लगा कि उन्हें भी रोहन से यह उम्मीद नहीं थी। थोड़ी देर रुककर वह बोली, मैं घूम घूम कर समाज सेवा करती हूँ और जब अपने घर की बारी आई तो पीछे क्यों हटूँ? फिर जब रोहन को कोई एतराज नहीं है तो मुझे क्यों होगा? रोहन मेरी ओर मुड़कर बोला, भाभी, जहाँ तक बच्चे की बात है तो इस दुनिया में सैकड़ों बच्चे अनाथ पड़े हैं। उन्हीं में से किसी को अपने घर ले आएंगे और उसे अपना बच्चा बनाकर पालेंगे। रोहन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे सहसा विश्वास ही नहीं हुआ। जिसकी पहचान हम उसके पहनावे से करते रहे वो तो बिल्कुल अलग ही निकला, और जो सूट टाई के साथ जेंटलमैन बने घूमते थे वह कितने खोखले निकले। मेरे मन से रोहन के लिए सैकड़ों दुआएं निकल पड़ी। मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा था। मुझे टपोरी ड्रेस में भी रोहन किसी राजकुमार की तरह लग रहा था। घर आकर मैंने यह बात परिवार के दूसरे लोगों को बताई तो सब इसके लिए तैयार हो गए और फिर जल्दी ही लता की शादी रोहन के साथ कर दी गई। शादी के साल भर बाद ही वे दोनों अनाथ आश्रम जाकर एक बच्चा ले आए, और आज जब लता खुद माँ बनने वाली है तो मेरा मन खुशी से झूम उठा है। मैंने रोहन से फ़ोन पर बातें की और उसे बधाई दी तो वह कहने लगा कि भाभी, हम माँ बाप तो पहले ही बन चुके थे, पर बच्चों से परिवार पूरा होता है ना। बेटी तो हमारे पास पहले से ही है। अब जो भी होगा उसे लेकर कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा, क्योंकि वह हमारा ही अंश होगा। रोहन के मुंह से यह सब सुनकर सचमुच मन भीग सा गया। रोहन ने मानवता की जो मिसाल कायम की है वह सोचकर मेरी आंखों में रोहन व उसके परिवार के लिए कृतज्ञता के भाव आ गए। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब